कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आपके लिए तीसरा मॉडल पेपर भेजा जा रहा है। आपको ये बतानी है कि आपके कितने सही हुए और यह मॉडल पेपर आपको हल करके भी विद्यालय आनी है। आइए शुरुआत किया जाए आपके तीसरे मॉडल पेपर की। और आप जिस प्रकार से पहला और दूसरा मॉडल पेपर लिखे हैं उसी प्रकार से तीसरा मॉडल पेपर भी आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए पहला देखा जाए कि किस विद्वान ने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो आपका सही हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। किस यूनानी शब्द से लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है? किस यूनानी शब्द से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है? तो आपका हो जाएगा डेमोक्रेसिया। अगला आपका शब्द है कि चीन संसद का नाम क्या है? तो चीन संसद का नाम क्या है? तो आप जानते हैं राष्ट्रीय जन संसद। राष्ट्रीय जन संसद। आपका चौथा प्रश्न है कि 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया? 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया? जनता दल ने, लोक दल ने, कांग्रेस पार्टी ने या शिवसेना ने? तो आपका सही हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने। पांचवा आपका है कि भारत में मताधिकार प्राप्त है सभी वयस्क पुरुषों को, केवल पुरुषों को, न साक्षर स्त्री पुरुषों को या स्त्री पुरुषों व बच्चों को? तो आपका सही हो जाएगा सभी वयस्क स्त्री और पुरुषों को न। छठा आपका प्रश्न है कि चुनाव में उम्मीदवार कौन बन सकता है? कोई भी व्यक्ति जो मतदान कर सकता हो, 25 वर्ष की न्यूनतम आयु वाला मतदाता, किसी देश का नागरिक या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे समाज में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त हो। तो आपका सही हो जाएगा 25 वर्ष की न्यूनतम आयु वाला कोई भी व्यक्ति मतदाता उम्मीदवार बन सकता है। आपका सातवां प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 24 से 28। तो आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। आपका आठवां प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 1922 न 19 से 22, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद आपका 25-28। तो आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 23-24 में। आपका नौवां प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य अधिकारों की व्यवस्था किन अनुच्छेदों में की गई है? धर्मनिरपेक्ष राज्य अधिकारों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 14 से 18, अनुच्छेद 1922, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25-28। किस अनुच्छेद में की गई है? तो 25-28 आपका सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के या राज्यसभा के? तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका 11वां प्रश्न है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी है? यानी संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 544, 552, 556 या 562। तो आपका सही हो जाएगा 552। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो आपका सही हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के सदस्यों
द्वारा। तो आपका सही हो जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला आपका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसदीय मामलों का मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो आपका उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। अगला है आपका कि मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बीपी मंडल, विश्व प्रताप सिंह, जनता दल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा बीपी मंडल जो है वो मंडल आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका 16वां प्रश्न है कि वोटर लिस्ट। आइए 16वां प्रश्न देखा जाए। 16वां प्रश्न आपका है कि वोटर लिस्ट का दूसरा नाम है, यानी वोटर लिस्ट का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? टिकट कहा जाता है, नामांकन पत्र कहा जाता है, मतदाता सूची कही जाती है या कोई नहीं। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा मतदाता सूची। अगला आपका है कि चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या कोई नहीं। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा चुनाव आयोग जो है वो चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। आपका 18 है कि संविधान सभा की बैठक कितने दिनों तक हुई थी? संविधान सभा की बैठक कितने दिनों तक हुई थी? 108 दिनों तक, 114 दिनों तक, 130 दिनों तक, 150 दिनों तक। तो आपका सही हो जाएगा 114 दिनों तक हुई थी। संविधान का पहला अधिवेशन हुआ था, यानी संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में। तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आपका अंतिम प्रश्न है कि 1930 में आज़ादी मिली थी, यानी 1930 में किस देश को आज़ादी मिली थी? चीन को मिली थी, फिजी को मिली थी, सऊदी अरब को मिली थी या मास्को को मिली थी। तो आपका मास्को सही हो जाएगा। आइए अगला देखा जाए कि आपके लिए अति लघुत्तरी किन प्रश्नों को रखा गया है जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। आइए अति लघुत्तरी प्रश्न देखा जाए कि आपके लिए क्या तैयार किया गया है। पहला आपका प्रश्न है कि निर्धनता के कारणों का उल्लेख कीजिए ना। तो निर्धनता के कारणों के बारे में आपको लिखना होगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो मंत्रिमंडल का। अगला है न्यायाधीशों की कौन कौन सी योग्यता होती हैं? तो न्यायाधीश जो है। अगला आपका है कि लोकतंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? यानी लोकतंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? इसे गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? तो आपको लिखना होगा कि जनहित याचिका जनता की भलाई से संबंधित मुकदमों को ही जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में कौन से अंतर हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर लिखो, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कौन से अंतर हैं आपको दर्शाने होंगे। तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो आपको जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताना है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है ना। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में कितने अधिकार हैं ये आपको लिखना है। उनके नाम भी लिखने हैं और उनकी व्याख्या भी आपको थोड़ी बहुत करनी होगी क्योंकि आपका लघुत्तरी प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है 5वां, यदि कहा जाए तो जनहित याचिका की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी जनहित याचिका की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी जनहित याचिकाएं हैं ना, कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, ये आपको इसका वर्णन करना है। आइए दीर्घ में देखा जाए कि आपके लिए कौन से प्रश्न दिए जा सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए।
दीर्घोत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए आपको इन पॉइंटों को लिखना चाहिए कि वर्षा का वितरण, जलवायु और उपजाऊ भूमि, तापमान, यातायात के साधन, उद्योग न और खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ के बाद आपको दिखाना चाहिए धरातली बनावट न। धरातली बनावट के बाद कृषि के ढंग, कृषि के ढंग के पश्चात आपको सिंचाई के साधन न। शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा कारणों को आपको दिखाना चाहिए। तीसरा आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति के कार्यों तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी राष्ट्रपति के कार्य कौन से हैं और उनके अधिकार कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना चाहिए कि, तो आपको दिखाना चाहिए कि राष्ट्रपति के अधिकार ना। राष्ट्रपति के अधिकार में पहला है शांतकालीन अधिकार। दूसरा है आपका संकटकालीन अधिकार। शांतकालीन अधिकार, संकटकालीन अधिकार। आइए पहले शांतकालीन अधिकार देख लिया जाए कि इनके शांतकालीन अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है कार्यपालिका संबंधी अधिकार ना, तो कार्यपालिका संबंधी इनके अधिकार होते हैं। दूसरे कहा जाए तो न्यायपालिका ना या न्यायिक अधिकार। तीसरा यदि कहा जाए तो वित्तीय अधिकार, और चौथा कहा जाए तो व्यवस्थापिका संबंधी इनके अधिकार होते हैं। वहीं यदि कहा जाए संकटकालीन अधिकारों में, तो संकटकालीन अधिकारों में 3 अधिकार इनके पास होते हैं। यानी ये राष्ट्रपति शासन कब लगा सकते हैं, कहा जाए तो कहा जाता है अनुच्छेद 252 के अनुसार। 252 के अनुसार जब सशस्त्र विद्रोह होने पर, यानी जब देश के ऊपर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लागू कर लिया जाता है। दूसरा आपका है संवैधानिक संकट, यानी संवैधानिक संकट तब जब उत्पन्न हो जाता है राज्यों में, यानी यदि कहा जाए कि राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनुच्छेद 356 के अनुसार लगा लिया जाता है। और यदि तीसरा कहा जाए तो आपका है वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर 360 के अनुसार लागू कर लिया जाता है। यानी वित्तीय संकट के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के अनुसार। आइए देख लिया जाए कि आपके लिए टाइमलाइन कौन से दिए गए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं, तो बच्चों तीसरे मॉडल पेपर में आपके लिए जो तिथियों से संबंधी जो प्रश्न रखे गए हैं, यदि उनमें कहा जाए तो आपका 1885 ईस्वी न, 1800 पहला आपका 1885 ईस्वी। प्यारे बच्चों, आपको यदि इसी प्रकार का मॉडल पेपर प्राप्त करना है और अपनी परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बेल आइकन नहीं दबाए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचते भी हैं तो विलंब से पहुंचते हैं। आइए देखा जाए कि क्या क्या हुआ था आपके टाइमलाइन में। पहला है आपका 1885, तो क्या लिखेंगे आप, कांग्रेस लिखेंगे आप। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा आपके लिए है 1905। 1905 आप क्या लिखेंगे, बंगाल का
विभाजन। क्या लिखेंगे? बंगाल का विभाजन। तीसरा प्रश्न आप क्या लिखेंगे? तीसरा आपके लिए है 1914। अब 1914 में क्या हुआ था? तो आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। आपका चौथा आपसे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1757 में क्या हुआ था। तो 1757 में आपको बता देनी है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। पांचवा आपसे पूछा जा सकता है कि 1764 में क्या हुआ था। तो 1764 में आपको बता देनी है कि क्या हुआ था कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बच्चों, आप सभी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसे पूर्णतः हल कर लीजिएगा। अपने तीनों मॉडल पेपर को आपको पूर्णतः अंक यदि प्राप्त करने हैं तो आपके चौथा मॉडल पेपर भी आपको भेज दिया जाएगा। आप वो भी हल कर लीजिएगा। चौथे मॉडल पेपर के साथ साथ आपके पांचवा यानी चौथा और पांचवा मॉडल पेपर भी यदि आप हल कर लेते हैं तो आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। यानी आपको 100 में 100 अंक प्राप्त हो जाएंगे यदि आप पांचों मॉडल पेपर हल कर लेते हैं, अपनी परीक्षा से पहले अपनी कॉपी पे नोट कर लेते हैं तो।